ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। कल हम लोगों ने चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी अर्थात इन विभक्तियों के बारे में, एतद विभक्त्यंत जो जो पद हैं उनका किन किन के साथ में समास होता है, और योग विभाग भी हमने समझा कि जरूरी नहीं है कि ये समर्थ सुबंत उनके साथ में मिल जाए। यदि आपको मिलता है अन्य प्रकार के, जैसे अभी भाष्य की ही चर्चा चल रही थी, तो भाष्य में जैसे धर्म नियम एक शब्द मिलता है? धर्म नियम में तमाम प्रकार के समास किए जाते हैं। धर्माय नियम, धर्म नियम है। जब हम शुद्ध शब्दों का, परिष्कृत शब्दों का प्रयोग करते हैं, साधु शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है? धर्म होता है। तो उसमें धर्म नियम शब्द आया, तो धर्म नियम में समास क्या करते हैं? धर्माय नियम, धर्म नियम, ऐसा समास करते हैं। अब धर्माय नियम में देखा जाए यदि, तो चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुरक्षित कैसे समास होगा? तो योग विभाग करके चतुर्थ्यंत समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में समास होकर के इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग बन सकते हैं। तो योग विभाग की हमने चर्चा की। अब तत्पुरुष के अंतर्गत जो भेद हमने बताया था, कर्मधारय, बात समझे कि नहीं? उस कर्मधारय का प्रकरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। दिक् संख्ये संज्ञायाम, ये कर्मधारय है, और इसी कर्मधारय का अवान्तर भेद है दिगु, तो उस दिगु को ही बताया जाएगा आगे, दिगु किससे कहते हैं। तो ये क्या है? आपका कर्मधारय यहाँ से प्रारंभ होगा, लेकिन अभी इन्होंने बताया नहीं किसका नाम कर्मधारय है। जब आप आगे जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही कर्मधारय ही है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि ये सूत्र है 2:1:50, और इसके पहले का सूत्र है तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। दूसरे पेज पे देखिए, दिक् संख्ये संज्ञायाम के ठीक इधर देखिए, दूसरे पेज पे तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, ये 1:2:42। जब समानाधिकरण तत्पुरुष होता है तो उसका नाम कर्मधारय होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम है समान विभक्त्यंत तत्पुरुष। समानाधिकरण शब्द की क्या व्याख्या है? अर्थात पूर्व पद में जो विभक्ति है वही उत्तर पद में भी विभक्ति है। अर्थात जिन दो समान विभक्त्यंत पदों का समास होता है, जैसे भी यहाँ पे हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, पूर्वाचासौ इसु काम समी पूर्वेशु काम समी, वैसे ही सप्तचते ऋषय सप्त ऋषय। तो इसमें जो पूर्व पद है वो भी प्रथमांत है, और उत्तर पद है वो भी प्रथमांत है। इसलिए प्रथमांत का प्रथमांत के साथ में जब समास हो रहा है, इस प्रकार का यदि वो तत्पुरुष समास है, तो उस तत्पुरुष समानाधिकरण को हम कर्मधारय कहते हैं। तो इस सूत्र में भी, दिक् संख्ये संज्ञायाम में भी उस समानाधिकरण की अनुवृत्ति है। तो उसका अर्थ क्या करते हैं हम सूत्र का? तो देखिए, सूत्र में तो वृत्ति में लिखा है संज्ञायामेव इति नियमार्थम इदम सूत्रम। ये सूत्र क्या कर रहा है? नियम कर रहा है। तो पहले सामान्य अर्थ इसका समझ लें, फिर नियम क्या है। तो सामान्य अर्थ क्या हुआ? दिक् संख्ये, दिक् च संख्या च इति दिक् संख्ये, ये प्रथमा का द्विवचन है। अर्थात दिशावाची समर्थ सुबंत और संख्यावाची जो समर्थ सुबंत है, दिक् प्रकृतिक समर्थ सुबंत का एवं संख्या प्रकृतिक समर्थ सुबंत का, समर्थ सुबंत के साथ में, लेकिन समर्थ सुबंत कैसा होगा? समानाधिकरण समर्थ सुबंत, समान विभक्त्यंत। अर्थात जो विभक्ति दिशावाची शब्द में रहेगी अथवा संख्यावाची शब्द में रहेगी, वही समस्यमान जो अन्य दूसरा पद है उसमें भी वही विभक्ति रहेगी। तो दिशावाची संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ में समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक है। बात समझे कि नहीं? ये हमने अर्थ समझा। अब इसमें नियम क्या कहा? तो नियम तो तब होता है जब पहले से कोई वस्तु सिद्ध होती है और पुनः आरंभ कर दिया जाए।
यदि समास किसी दूसरे सूत्र से सिद्ध हो जाए और पुनः इस सूत्र का आरंभ कर दिया जाए तभी ये नियम करेगा। तो जैसे उदाहरण जो हमारे सामने उपस्थित हैं, पूर्वेषु काम समी और सप्तर्षय, इन दोनों में समास विशेषणम विशेष्यण बहुलम, आगे सूत्र आने वाला है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम, एक विशेष्य है एक विशेषण है। तो समानाधिकरण रहने पर, ये भी विशेष विशेषण भाव समानाधिकरण में ही होता है, इसलिए वो भी समानाधिकरण समास है। तो विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र के द्वारा समास सिद्ध है। इदम सूत्रम किमर्थम व्यर्थम, व्यर्थम स्यात् नियमार्थम। क्या नियम करता है कि दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ यदि समास हो तो संज्ञायामेव, संज्ञा गम्यमान रहने पर ही होगा। यदि समस्त पद किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, किसी स्थान विशेष का नाम है, संज्ञा है, तभी इस सूत्र के द्वारा समास होगा। दिशावाची का संख्यावाची का समर्थ सुबंत के साथ, सामान्य रूप से समास नहीं होगा। संज्ञायामेव, जहां संज्ञा नहीं रहेगी वहां पर समास नहीं होगा। तो आप नियमार्थ वाला अर्थ समझिए, दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है संज्ञा में, संज्ञा में ही भी जोड़ दीजिए उसमें, तो नियम भी आपको प्रतीत होने लगेगा। अर्थ समझ में आ गया। अब उदाहरण देखिए, पूर्वेशु कामसमी, ये इस कामसमी एक गांव का नाम है, बात समझेगा नहीं, इसलिए 2 नंबर टिप्पणी पर लिखा है इस कामसमी ग्राम विशेष। जैसे आपके गांव का नाम कुछ हो, जैसे हमारे स्थान का नाम है देवेंद्र नगर, वैसे ही किसी गांव का नाम है इस कामसमी। अब ये गांव का नाम हो गया इस कामसमी। अब इसके साथ में समास करना है, दिशावाची शब्द है पूर्वा। दिशावाची शब्द क्या है? पूर्वा। इस कामसमी ये भी स्त्रीलिंग शब्द है, बात समझेगा नहीं। और पूर्व शब्द ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो पूर्वा चासो सुकामसमी, यदि पूर्वे सुकामसमी। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जो दिशावाची समर्थ सुबंत है, कौन? पूर्वा, इसका समर्थ सुबंत, समानाधिकरण समर्थ सुबंत। अब देखिए, पूर्वा में भी प्रथमा विभक्ति है और इस कामसमी ये जो शब्द है ये भी प्रथमांत है। तो दोनों कैसे हैं? प्रथमांत प्रथमांत है, अर्थात समानाधिकरण है। तो दिशावाची जो पूर्वा शब्द है उसका इस कामसमी समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होगा। अब चूंकि समास से जो निष्पन्न शब्द है पूर्वे सुकामसमी, ये किसी का नाम है, संज्ञा है, समझेगा नहीं, इसलिए संज्ञा गम्यमान है, अतः संज्ञा रहने के कारण समास हो जाएगा। समास होने पर विभक्ति जाएगी, विभक्ति के जाने पर पूर्व का ही पूर्व प्रयोग होगा, और पूर्व में जो स्त्रीलिंग है उसको सर्वनाम वृत्ति मात्र पुम्मद भाव से पुम्मद भाव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पूर्व इस कामसमी, और गुण करने के बाद पूर्वेशु कामसमी, और एक देश विकृतम अन्यवत, इसकी सहायता से पुनः प्रातिपदिक सु आएगा और सु का हल्के आदि लोप कर देंगे, तो बन गया पूर्वेशु कामसमी। तो पूर्वेशु कामसमी किसी का नाम है। केवल गांव का नाम क्या था? इसु कामसमी। और पूर्वेशु कामसमी ये भी किसी का नाम है, बात समझेगा नहीं। जैसे हम कहते हैं ना पूर्वोत्तर राज्य, हम लोग अपने कहते हैं भारत में पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो असम, मणिपुर इत्यादि हम चर्चा करते हैं। तो पूर्वोत्तर उनकी संज्ञा हो गई, पूर्वोत्तर से ऋषि का बोध होता है। अब उत्तर प्रदेश को पूर्वोत्तर नहीं कहते, हम कह देते हैं साउथ में, दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत ये क्या संज्ञा है? उस दक्षिण भारत से दक्षिण दिशा में जो जो राज्य हैं उन सबको हम दक्षिण भारत कहते हैं। ये कहाँ का भाई? ये दक्षिण भारत का है। ये मूवी कहाँ की है? ये साउथ इंडियन मूवी है, कह देते हैं ना। तो ये साउथ इंडियन उनका नाम हो गया, ये दक्षिण भारत उसकी संज्ञा होगी। तो वैसे ही पूर्वे सुकामसमी ये भी किसी की संज्ञा होगी। तो यहाँ पे दिशावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया, और समस्त पद क्या है? संज्ञा है। तो नियम जो है घट गया यहाँ पे, तो पूर्वे सुकामसमी। वैसे ही सप्तऋषय, सप्तचते ऋषय, ये हमने विग्रह किया। सप्तचते ऋषय,
इति सप्तर्षय। अब ये लौकिक विग्रह सप्तन जस ऋषि जस, अब इसी सूत्र से समास कर दीजिए, विभक्ति इत्यादि का लोप कर दीजिए, और सप्तन के नकार का भी न लोप, प्रातिपदिकांत से लोप हो जाएगा, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद है। तो क्या बन गया? सप्तर्षि। क्या बन गया? सप्तर्षि, क्योंकि उधर अ है और री है, और री में गुण हो जाएगा, और सप्तर्षि उसके बहुवचन का रूप है, प्रातिपदिक होने के बाद बहुवचन में विभक्ति लिया है सप्तर्षय। तो ये सप्तर्षि भी क्या है? किसी की संज्ञा है, क्योंकि सप्तर्षि जो 7 ऋषि हैं, विश्वामित्र वशिष्ठ इत्यादि हैं, उनको ही हम सप्तर्षि कहते हैं, उससे इतर को कोई सप्तर्षि नहीं कहते। इसलिए उनमें ये रूढ़ है, सप्तर्षि जो शब्द है ये उन 7 व्यक्तियों में रूढ़ है, इसलिए क्या है? संज्ञा है, इसलिए संज्ञा का विमान है, अतः यहां पर भी समास हो गया, तो बन गया सप्तर्षय। अब ये केवल संज्ञा में ही होता है, यही नियम करना है इसको, अन्यथा विशेषणम विशेषण बहुलम से समास हो जाता। तो संज्ञायाम, संज्ञा गम्यमान रहने पर ही ये समास होता है। इसीलिए किसी ने कह दिया उत्तरा वृक्षा, बोले उत्तर दिशा में वृक्ष है, ऐसा कहना चाह रहा है, उत्तर संबंधी जो भी कहना चाहे। तो ये उत्तरा वृक्षा का ये किसी का नाम नहीं है, किसी की संज्ञा नहीं है, इसलिए उत्तर जो दिशावाची शब्द है उसका समानाधिकरण वृक्षवाची समर्थ सुबंत के साथ समास नहीं हुआ। जब समास नहीं हुआ तो उत्तरा वृक्ष ऐसे ही पद रह गया। वैसे ही पंच ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण से किसी 5 व्यक्ति मात्र का ही बोध नहीं होता है। जैसे सप्तऋषि कह देने से 7 ही ऋषि बोधित होते हैं, उन्हीं में रूढ़ है वो, वैसे किसी 5 ब्राह्मणों का नाम पंच ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि रूढ़ नहीं है किसी, इसलिए पंच ब्राह्मण में समास नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ विशेषण विशेषण बहुलम हो जाए, नहीं होगा, क्योंकि नियम से उसकी व्यावृत्ति हो चुकी है। तो ये नियम किसके ऊपर है? विशेषण विशेषण बहुलम, अर्थात उसको जो हम समानाधिकरण कह दे रहे हैं, अर्थात विशेषण विशेषण बहुलम से यदि दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होगा तो संज्ञायामेव होगा, अन्यथा नहीं होगा, इसलिए समास नहीं हो रहा है। उत्तरा वृक्षा, पंच ब्राह्मणा, यहां पर समास नहीं हुआ। बात समझ में आ गई? 3 नंबर पर देख लीजिए टिप्पणी में, संज्ञायाम नेवेन न, तेन न माने तेन माने, तो तेन शब्द का अर्थ है संज्ञायाम नेवेन, चूंकि ये समास संज्ञा में ही होता है इसलिए यहां नहीं हुआ, तो बन गया उत्तरा वृक्षा पंच ब्राह्मणा। अब देखिए ये भी अग्रिम सूत्र जो आ रहा है ये भी समानाधिकरण में समास करता है। सूत्र क्या है? तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे, और पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति इत्यादि आने के बाद दिक् संख्य संज्ञायाम भी आएगा, इसमें तत्पुरुषों का अधिकार भी आएगा, समर्था पद विधि समर्थ आएगा, शुभ आएगा, और शुभा मंत्र से परांग से शुभ आएगा, सबको जोड़ करके इसका अर्थ कर रहे हैं। तद्धितार्थ, तद्धितार्थ, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, ये सप्तम अंत है पूरा, इसका मतलब प्रत्येक पद सप्तम अंत। तद्धितार्थे उत्तर पदे समाहारे, अब तद्धितार्थे में जो सप्तमी है उसका अर्थ क्या है? विषयत्वम सप्तम अर्थ, अर्थात तद्धितार्थ की विषयता में। तद्धित अर्थ यदि वहां पे विषयीभूत हो रहा हो, उस समास का घटक हो रहा हो, तो तद्धितार्थ की विषयता। तद्धितार्थ माने तद्धित किसे कहते हैं? अरे प्रत्ययों की तद्धित संज्ञा है, तद्धिता के अधिकार में आने वाले जो है उनको तद्धित कहते हैं। तो तद्धिता के अधिकार में कौन आते हैं? प्रत्यय आते हैं, टजादि प्रत्यय आते हैं, अणादि प्रत्यय आते हैं। उनका अर्थ क्या होता है? कभी अपत्य होता है, कभी भव होता है, कभी जात होता है, कभी संस्कृतम होता है, बहुत सारे अर्थ हैं। तस्यापत्यम तत्र भव तत्र जात संस्कृतम, ये सब तद्धितार्थ है। तो वही तद्धितार्थ की विषयता, अर्थात तद्धित अर्थ की प्रतीति यदि वहां हो रही है, विषयता यदि बन रही है, उसमें तद्धितार्थे विषय। दूसरा नियम, दूसरा क्या है समास करने के लिए? अपेक्षित वस्तु उत्तर पदे च परतः, उत्तर पद यदि उत्तर में रहो, उत्तर पद के परे रहने पर। पहला हुआ तद्धितार्थ की विषयता में समास होता है, दूसरा कहा
उत्तर पद परे रहने पर समास होता है। और तीसरा निमित्त बताया समाहारे च वाच्ये, समाहार वाच्य रहने पर, गम्य रहने पर समास होता है। किसका समास होता है? कहा दिक् संख्ये, पूर्व वाले आ गए, दिशावाची और संख्यावाची का समास होता है। किसके साथ होता है? तो प्रागवत अर्थात समानाधिकरण, समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ। तो इसको अब ये दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। कब कब होता है? तद्धितार्थ की विषयता रहने पर, अथवा उत्तर पद के परे रहने पर, अथवा समाहार वाच्य रहने पर, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। बात समझ में आ गई? दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परे रहने पर, अथवा समाहार के वाच्य रहने पर समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, और वह समास तत्पुरुष संज्ञक है। ये इसका हमने अर्थ किया। तीन निमित्त बताए। अब पहला जो था सूत्र, जो दिक् संज्ञा संज्ञायाम, वो संज्ञा में करता था। अब ये उसी दिशावाची संख्यावाची का समास कर रहा है। किन किन परिस्थिति में? तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परे रहने पर, अथवा समाहार के वाच्य होने पर। ये तीन निमित्त और बताए इसने। अब तीनों के क्रमशः उदाहरण देखिए। पहला है तद्धितार्थ की विषयता में समास। तो तद्धितार्थ की विषयता में दिशावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण दे रहे हैं। पूर्वश्याम शालायाम भवः। अब विग्रह वाक्य देखिए। अब पूर्वश्याम, तो यहाँ पे जो पूर्वा शब्द आपको सुनाई दे रहा है, ये दिशावाची शब्द है। शालायाम, ये समानाधिकरण सप्तम्यंत है, समानाधिकरण है, सुबंत है। तो पूर्वा भी सप्तम, पूर्वश्याम भी सप्तम्यंत है, शालायाम भी सप्तम्यंत है। तो पहला शब्द हुआ दिशावाची। तो दिशावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत। तो समानाधिकरण कैसे है? समान विभक्त्यंत। यहाँ पे जो समानाधिकरण शब्द है उसका अर्थ क्या है? समान विभक्त्यंत। तो समान विभक्त्यंत है, सप्तम्यंत है, और समर्थ सुबंत भी है वो, शालायाम। अब किस परिस्थिति में समास है? बोले तद्धितार्थ में। तद्धितार्थ क्या है यहाँ पे? भव। ये जो भव अर्थ है, ये यहाँ पे बता रहा है तद्धितार्थ की विषयता है यहाँ पे। अर्थात जब हम समास करेंगे तो समास के उत्तर वहां पे भवार्थ में कोई प्रत्यय आएगा, और प्रत्यय की उसमें फिर कार्यवाही करने के पश्चात वो एक जो शब्द बनेगा, उससे उस भवार्थ की प्रतीति होती रहेगी। बात समझे कि नहीं? तो विग्रह हमने क्या किया? पूर्वश्याम शालायाम भवः, ये हुआ लौकिक विग्रह। उस लौकिक विग्रह में हमने तद्धितार्थ की विषयता को दिखला दिया। तद्धितार्थ की विषयता को क्या कर दिया हमने? दिखला दिया है। अलौकिक विग्रह क्या होगा? अलौकिक विग्रह करेंगे पूर्वागी शालागी। अभी तद्धितार्थ बोधक कोई प्रत्यय नहीं आएगा, क्योंकि जो तद्धितार्थ प्रत्यय होना है वो प्रत्यय करने वाला सूत्र है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम। दिशावाची है पूर्व पद में जिसके। तो पूर्व पद और उत्तर पद व्यवहार कब होता है? जब समास हो जाएगा। तो पहले समास हो जाए, उसके बाद दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यह संज्ञायाम, यह इस सूत्र की विषयता बनेगी। इसलिए विषयता माने पहले ही उसकी संभावना है, क्योंकि यहाँ पे हम बता रहे हैं कि समास जैसे ही हो जाएगा तो वो दिशावाची पूर्व पद में हो जाएगा, और दिशावाची पूर्व पद में रहने पर क्या हो जाएगा? भवार्थ में प्रत्यय आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है? तद्धितार्थ की विषयता बनी हुई है। ये नहीं कहा कि तद्धित प्रत्यय के परे रहने पर समास होगा, ऐसा नहीं कहा। तद्धितार्थ की विषयता होनी चाहिए। तो विषयता बनेगी जब हम समास करेंगे तो, क्योंकि दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम योगा को पूर्व पद में दिक् शब्द, दिशावाची शब्द चाहिए। बात समझे कि नहीं? तो ये तो हुआ लौकिक विग्रह, पूर्वश्याम शालायाम भवः, ये लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? पूर्वागी शालागी। अब जैसे ही हमने समास किया, ये अलौकिक विग्रह किया, और अलौकिक विग्रह वाक्य में क्या करते हैं? हम समास करते हैं। तो सूत्र लगा दिया तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। जब इस सूत्र के द्वारा समास कर दिया,
अब समास होने के बाद क्या होता है, विभक्ति चली जाती है। तो जो गी दोनों ओर थी वो चली गई, क्या बच गया, पूर्वाशाला। वही लिखा, पूर्वाशाला इति समासे जाते। अब समास होने के बाद एक वार्तिक को भी बता रहे हैं, यहाँ पे स्मरण करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्वा शब्द भी स्त्रीलिंग है और शाला शब्द भी क्या है, स्त्रीलिंग है। लेकिन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों में जो पूर्व शब्द है वो पूर्व शब्द कैसा है, सर्वनाम संज्ञक भी है। तो एक नियम बता रहे हैं कि सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंभद्भाव। यदि सर्वनाम संज्ञक शब्द, यदि सर्वनाम संज्ञक शब्द वृत्ति, वृत्ति माने कृत, तद्धित, समास, एक से, सनाद्यंत, इनका विषय बनता है तो उसको क्या हो जाता है, पुंभद भाव हो जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि पूर्व पद और उत्तर पद दोनों स्त्रीलिंग हैं, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद दोनों नपुंसक लिंग हैं, और इन दोनों परिस्थितियों में यदि पूर्व पद सर्वनाम संज्ञक है, पहला वाला पद यदि सर्वनाम संज्ञक है, तो उस सर्वनाम संज्ञक शब्द को क्या हो जाता है, पुंभद भाव। बात समझे कि नहीं, पहले से दोनों यदि पुंभद हैं, साला ना हो, यहाँ पे दोनों ही पूर्व, पूर्व शब्द भी पुल्लिंग हो और साला, साला की जगह पे हम कुछ दूसरा शब्द रख दें, तो उस परिस्थिति में वहां पुंभद भाव नहीं होगा। अपितु ये तात्पर्य किसका है, दोनों शब्द स्त्रीलिंग हो या दोनों शब्द नपुंसक लिंग हो, इन दो परिस्थितियों में यदि पहला वाला पद सर्वनाम संज्ञक है तो उस सर्वनाम संज्ञक को क्या होता है, वृत्ति मात्र में अर्थात वृत्ति विषयता में पुंभद भाव हो जाता है। तो यहाँ पे वृत्ति विषयता है, समास वृत्ति हुई है, इसलिए इसको पुंभद भाव हो गया। तो पुंभद भाव होने का मतलब स्त्रीत्व बोधक जो भी निमित्त है उसके वो सब निवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टाप है उस टाप की निवृत्ति हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, पूर्व, पूर्वशाला, क्या बन जाएगा, पूर्वशाला। बात समझे कि नहीं। अब देखिए नीचे टिप्पणी पढ़ लीजिए, 5 नंबर टिप्पणी पहले कहा क्या किया कि भव इति तत्र भव तद्धित प्रकरणे भव इति अर्थ निर्देशात्। बोले ये भव अर्थ कहां से समझे, बोले कि तद्धित में सूत्र है तत्र भव। बात समझे कि नहीं, सप्तम में समर्थ सुबंध से वहां पे भवार्थ में प्रत्यय होता है, तो ये भवार्थ वही तद्धितार्थ है। फिर आगे टिप्पणी लिखी है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे लिख रहे हैं पुल्लिंगे यादृशम रूपम तत्प्राप्ति। पुंभद भाव का मतलब क्या होता है, वो बोले पुल्लिंग में जो शब्द होता है वही बन जाएगा, अर्थात स्त्री प्रत्यय निवृत्ति, तन निमित्तस्य स्त्रीत्वस्य निवृत्ति भाव, स्त्री निमित्तक जो भी उसके अंदर चिन्ह लगे हुए हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पर टाप लगा है तो क्या होगी, टाप की निवृत्ति हो गई, तो बन गया पूर्वशाला, पूर्वशाला, क्या बन गया, पूर्वशाला। अब ये समस्त है, समास हो चुका है। अब यहाँ पे लगाइए दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यहाँ दिशावाची पूर्व पद में है जिससे, उससे क्या होता है, अस्मात् भवाद्यर्थे, उससे भव अर्थ में यह प्रत्यय होता है असंज्ञायाम, यदि किसी का नाम ना हो तो, संज्ञा ना हो तो। इस सूत्र दिक् पूर्व पदार्थ असंज्ञायाम यह, अस्मात् भवाद्यर्थे यह स्यात् असंज्ञायाम। दिशावाची पूर्व पद में है ऐसा जो सुबंत, समझे, ऐसा जो प्रातिपदिक है उससे क्या कर रहे हैं हम, यह प्रत्यय कर रहे हैं। दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह प्रत्ययो भवति, तो यह प्रत्यय कर दिया हमने, दिशावाची पूर्व पद में ही है पूर्व शब्द, तो बन गया पूर्वशाला। यह में यह की संज्ञा अ बचेगा, पूर्वशाला अ। अब अ चूंकि तद्धित प्रत्यय है इसलिए तद्धित प्रत्यय को मान करके वह संज्ञा हो जाएगी, और यस्येति च से आकार का लोप हो जाएगा, शाला में जो आय उसका लोप हो जाएगा, और यह में जो अ बचा था उस अ को ल से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, पूर्वशाला, क्या हो जाएगा, पूर्वशाला। अब लगा दीजिए तद्धितेषु जामादे इति णिति च तद्धितेषु अचाम आदे अचो वृद्धि, इत प्रत्यय परे हो अथवा णित प्रत्यय परे हो तद्धितेषु, है ना, इति तद्धितेषु अथवा णिति तद्धितेषु, तद्धित संज्ञक णित प्रत्यय पड़े हो अथवा तद्धित संज्ञक णित प्रत्यय पर में हो, तो अचों के मध्य में जो आदि अच है, अचाम आदे अच, अचों के मध्य में जो आदि अच है उसको वृद्धि हो जाती है, समझे कि नहीं, तो वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि
यहाँ पे यित प्रत्यय था, यहाँ की संज्ञा हुई है, तो यित प्रत्यय परे तद्धित प्रत्यय है। और अचों के मध्य में आदि अच कौन हुआ? क्योंकि पूर्वशाल एक पद हो गया है, तो प में जो उ है वो अचों का आदि अच हो गया, तो उसको हो गई वृद्धि औ, तो क्या पौर्व, पौर्वशाल हमने लोप कर ही दिया है, इससे उसने स्मरण कर दिलाया है पौर्वशाल। अब एक देश विकृत से अनन्यत्वात् पुनः प्रातिपदिक मान करके सुविभक्ति लाइए, पौर्वशाल सु, और सु को क्या कर दीजिए? रुत्व विसर्ग। क्या हो जाएगा? रुत्व विसर्ग, तो बन जाएगा पौर्वशाला। तो पौर्वशाला का अर्थ क्या हो गया? पूर्व दिशा में जो शाला है, उस शाला में होने वाली वस्तु को, पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पौर्वशाला, पौर्वशाला कहते हैं। बात समझे? पूर्व दिशा में कोई शाला है, शाला माने घर है, उस घर में कोई पदार्थ होता है या कोई पदार्थ रखा है या बनाया जाता है, उत्पत्ति अर्थ की प्रतीति उसमें भवक है, तो उस पदार्थ को हम क्या कह सकते हैं? पौर्वशाला। बात समझे कि नहीं? जैसे कहते हैं ना पूर्व देशी, हम कह देते हैं वहां पे, तो पूर्व देशी सामान्य हिंदी में शब्द प्रयोग करते हैं। पूर्व दिशा में जो होने वाला है, पूर्वश्याम दिशि जातः, बात समझे कि नहीं? तो वहां पे पौर्व और देश शब्द रहेगा, पौर्व देश, ऐसा कह सकते हैं। क्या बन जाएगा? पौर्व देश। दिश शब्द है, देश नहीं, दिश शब्द रख रहे हैं तो पौर्व देश ऐसा कह देंगे, देश रख देंगे तो देश हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो इस तरीके से ये समास हो जाएगा, बन गया पौर्वशाला। ठीक। अब 7 नंबर टिप्पणी पे देखिए, पूरी इसकी जो प्रक्रिया है एक बार उसको छोटे में बता दे रहे हैं। पूर्वस्याम शालायाम भव इति लौकिक विग्रहे, पूर्वागी शालागी इति अलौकिक विग्रहे, तद्धितार्थोत्तरपद समाहारे चैति समासे, समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन शपोलुकी सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंमद भाव इत्यनेन पूर्वपदस्य पुंमद भावे पूर्वशाला शब्दात् गौ, समझे नहीं? पूर्वशाला शब्दात् गौ दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, समझे? क्योंकि जो स्थिति है भवार्थ की प्रतीति इसमें हो रही है ना, घी, इसलिए सप्तमी कह रहे हैं। तो पूर्वशाला शब्दात् गौ माने घी विभक्ति के रहने पर है, दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह प्रत्यय अनुबंध लोपे तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात् गेर लुकी तद्धिते सुजामादेति आद्यचो वृद्धौ स्वादि कार्ये पौर्वशाला। बात समझे? ये सारी स्थिति इसमें बन गई, यही बन गया आपका पौर्वशाला। इसमें दो चीजें देखिए नई नई लिखी हैं, क्योंकि जो भवार्थ की प्रतीति हो रही है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह, तो ये तत्र भव है, चूंकि तत्र भव में तत्र प्रकृति का निर्देश है, तो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से ही क्या होता है? भवार्थ में प्रत्यय होता है, इसलिए पूर्वशाला गी कह रहे हैं वहां पे। तत्र भव से जो भवार्थ की प्रतीति हुई, भवार्थ में प्रत्यय करना है, तो वहां पे क्या होता है? सप्तम्यंत जो प्रकृति है, सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से भवार्थ में प्रत्यय होता है, इसलिए पूर्वाशाला गौ कह रहे हैं वहां पे वो, ये पूर्वशाला गौ। तो उसको जो हमने पहले प्रातिपदिक सुबंत बनाया है, उस सुबंत में पहले क्या लेके आए हम? सप्तमी विभक्ति ले आए, तो सप्तम्यंत मिल गया वो। तो फिर दिशावाची पूर्व पद में है ऐसा जो सप्तम्यंत समर्थ सुबंत, उस सप्तम्यंत समर्थ सुबंत से भवार्थ में यह प्रत्यय हुआ है असंज्ञाया। समझे कि नहीं? इसलिए बन गया वहां पे पूर्वशाला गी और भवर्थ में हो गया यह। अब ये तद्धितांत तत्वात् क्योंकि प्रातिपदिक होगा, तो सुको धातु प्रातिपदिक विभक्ति उधर भी चली जाएगी। अभी हमने तो आपको सामान्य बता दिया, ज्यादा क्लेश ना हो, लेकिन वहां पे काम तो यही होता है। समझे कि नहीं? पूर्वशाला जो शब्द बन जाता है, जब पूर्वशाला शब्द से हमको भवार्थ में प्रत्यय लाना है, तो उसके पहले हमको क्या करना है? पूर्वशाला शब्द से सप्तमी विभक्ति लानी होगी, तभी तत्र भव इस अर्थ में दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह प्रत्यय करेगा। इसलिए उन्होंने क्या किया? पूर्वशाला गी और उससे भवर्थ में ले आए यह, तो पूर्वशाला गी। अब तद्धितांत तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा और विभक्ति का लोप कर दीजिए, तो पूर्वशाला अ, पूर्वशाला अ,
और इत्वाद वृद्धि कर दिए, यस्यति च आकार लोप कर दीजिए, पौर्वशाल। अब पुनः प्रातिपदिक, पुनः क्या हुआ, तद्धितांत तत्वात् प्रातिपदिक। अब समासत्वात् नहीं, समास की विभक्ति आ गई, अब तद्धितांत तत्वात् प्रातिपदिक हुआ और फिर विभक्ति आएगी, विभक्ति होने के बाद स्वादि कार्य हो जाएंगे, बन जाएगा पौर्वशाला। इसलिए इन्होंने स्पष्ट नीचे लिख दिया है, पूर्वाशाला शब्दात गौ दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञाएं प्रत्यय अनुबंध लोपे तद्धितांतत्वेन प्रातिपदिकत्वात्, क्योंकि तद्धितांत हो गया वो जब यहाँ आ गया, तो तद्धितांतत्वेन प्रातिपदिकत्वात् गेर लुकी गी का लुक हो गया, तद्धिते सुचामादिति आद्यचो वृद्धौ स्वादि कार्ये पौर्वशाला इति सिद्धम। इस प्रकार से पौर्वशाला सिद्ध होगा। तो जब समास में से किसी से इंटरव्यू में पूछा जाता है तो प्रायः पौर्वशाला को पूछते हैं, पौर्वशाला कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काठिन्य है। दूसरा ये कह रहा है जो पंचगवधन, ये भी पूछते हैं। तो ये हुआ तद्धितार्थ की विषयता में दिशावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास का उदाहरण। अब आ रहा है उत्तर पद परे रहने पर, उत्तर पद परे रहने पर संख्यावाची का समास कर रहे हैं। यहाँ पे किसका समास कर रहे हैं, संख्यावाची का। ठीक, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं। अब उसके लिए विग्रह इन्होंने पहले किया, पंच गावो धनम यस्य, ये विग्रह किया। अब देखिए बड़ी विचित्र स्थिति है, इसमें दो समास हो रहे हैं, पहले बहुब्री समास हो रहा है, उसके बाद में तत्पुरुष हो रहा है। क्योंकि जो तत्पुरुष समास है, अव्ययी भाव समास है, द्वंद्व दो समास है, जो अव्ययी भाव और तत्पुरुष, और जो केवल समास है, ये दो पदों का होता है। क्योंकि सुबंतम सुबंते न समस्यते, लेकिन अनेक वन्य पदार्थे चार्थे द्वंद्व, ये अनेक पदों का होता है ये दो समास। इसलिए तीन पदों का समास तत्पुरुष तो हो नहीं सकता है, तो पहले तीन पदों में क्या करना है, बहुब्री समास करना है। इसलिए कह रहे हैं पंचगावो धनम यस्य इति त्रिपदे त्रिपदे बहुब्रीयौ, तीन पदों का बहुब्री कर लेने के पश्चात, तीन पदों का बहुब्री, तीनों पदों को पहले जोड़ दिया, इसके ऊपर बहुब्री समास का लेप लगा दिया, अब बीच अंदर वाले उनको जोड़ना। जैसे क्या होता है, कुछ घाव होते हैं कि अंदर से पूरे जाते हैं, और कुछ घाव होते हैं जो बाहर से पूरे जाते हैं। बात समझे कि नहीं, अंदर से कुछ घाव सही होते आते हैं, फिर बाद में जाके बाहर से सही होता है। कुछ घाव होते हैं जो पहले बाहर से सही हो जाता है, फिर अंदर जाके सही होता है कि नहीं। कटा पिटा होगा तो वो पहले अंदर से सही होगा और फिर जाके बाहर से सही होगा, और जो ठुका होगा, बात समझिए, तो पहले बाहर से सही हो जाता है, फिर अंदर से सही होता है। जैसे जो गुम चोट लग जाती है तो ऊपर जैसे नीला काला पीला हो जाता है, तो उस पर हम दवाई वही लगाते हैं, तो बाहर से तो साफ हो जाता है, लेकिन कहते हैं भाई अंदर थोड़ा दर्द हो रहा है, तो पहले ऊपर से सही करते हैं, फिर अंदर से सही करते हैं। कट जाए, ज्यादा घाव हो जाए, तो अंदर से धीरे धीरे सूखता आता है, फिर बाहर जाके बंद हो जाता है। तो ये जो समास है यहाँ पे स्थिति है, पहले से बाहर से सही करना है, फिर अंदर से सही करना है। तो पहले तीन पदों पे बाहर से लेप लगा दिया बहुब्री का। तो विग्रह क्या किया हमने, पंचगावो धनम यस्य। ये क्यों करना आवश्यक है, क्योंकि देखिए उत्तर पद के परे रहने पर तत्पुरुष समास का उदाहरण देना है। उत्तर पद के परे रहने पर तत्पुरुष समास का उदाहरण देना है। उत्तर पद किसे कहते हैं, उत्तर पद की व्याख्या है कि समास का जो अंतिम अवयव होता है, अंतिम पद होता है, उसी को हम उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पदस्तु समासस्य चरमावयवे रूढ़। उत्तर पद किसे कहते हैं, समास का जो चरम माने अंतिम जो अवयव है, उसको हम उत्तर पद कहते हैं। यदि हमको तत्पुरुष समास का उदाहरण देना है उत्तर पद परे रहने पर, तो पहले तत्पुरुष समास हो, फिर उत्तर पद परे मिले। लेकिन उत्तर पद परक तत्पुरुष देना है, इसका मतलब तत्पुरुष सीधे सीधे नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले समास हो तब तो उत्तर पद मिले, और जब उत्तर पद परे मिले तब तत्पुरुष समास हो। इसलिए ये तत्पुरुष में संभव नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, बहुब्री करते हैं। और जब पहले बहुब्री हो गया तो उन तीन पदों में जो उत्तर है सबसे अंतिम है कौन, धन, वो धन हो जाता है उत्तर पद। उस उत्तर पद के परे रहने पर फिर आगे के जो दो हैं पंच और गो, इन दोनों का क्या होता है,
तत्पुरुष समास होता है। तो ये कैसा हुआ? उत्तर पद परक समास होगा। ये उत्तर पद हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे पद। यदि बहुब्री समास ना करें, आपको केवल तत्पुरुष में करके दिखाइए, हो ही नहीं सकता, क्योंकि तत्पुरुष का ही उदाहरण देना और फिर कहना कि उत्तर पद परे रहने पर समास है। तो पहले समास हो तब उत्तर पद मिले, और जब उत्तर पद मिले तब स्वरजो समास हो। ये तो अन्योन्याश्रय एक तरीके से होने लगेगा। इसलिए पहले क्या कर रहे हैं? 3 पदों का बहुब्री समास कर रहे हैं। पंच, गो और धन, इन तीनों को क्या कर दिया? बहुब्री समास, अनेक वन्य पदार्थे। इसलिए विग्रह भी वैसे ही कर रहे हैं। पंच गावो धनम यस्य, 5 गाय है धन जिसका। इन 3 पदों का बहुब्री करने के पश्चात अब क्या करना है? धन हो गया उत्तर पद। इस उत्तर पद के परे रहने पर दिशावाची और संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। तो यहाँ पे संख्यावाची है पंच, तो संख्यावाची समर्थ सुबंत जो प्रथमांत है पंच, उसका गाव ये समर्थ समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास करना है। उत्तर पद हो गया धन। अब चूंकि तत्पुरुष समास सर्वत्र विकल्प से होता है, अब ये यहां पर भी विकल्प प्राप्त होगा, तो उसको नित्य करने के लिए वार्तिक बना रहे हैं। द्वंद्व तत्पुरुषयो उत्तर पदे नित्य समास वचनम। कह रहे हैं यदि उत्तर पद परक द्वंद्व अथवा तत्पुरुष समास हम कर रहे हैं, द्वंद्व तत्पुरुषयो, द्वंद्व और तत्पुरुष ये दोनों विवक्षित है। हमको कब विवक्षित है? उत्तर पद के परे रहने पर। यदि उत्तर पद के परे रहने पर द्वंद्व समास करना हो अथवा तत्पुरुष समास करना हो, तो वह समास कैसा होगा? नित्य समास होगा। अर्थात पंच और गो का जो समास है वो समास नित्य होगा, इसलिए इसने नित्य कर दिया। नहीं तो क्या होता, कभी कभी दोनों अलग भी रह सकते थे समास, यदि विकल्प से होता तो एक बार उनका पद भी अलग अलग रहते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी प्रयोग होता है तो पंच गव धन ऐसा ही मिलता है। बात समझे कि नहीं? इसीलिए नित्य समास करने के लिए वार्तिक बना दिया। द्वंद्व तत्पुरुषयो हो उत्तर पदे नित्य समास वचनम। उत्तर पद परे रहने पर यदि द्वंद्व और तत्पुरुष समास करना हो तो उसको नित्य समास कहना चाहिए। तो धन उत्तर पद के परे रहने पर पंच और गो का जो समास होगा वो नित्य समास होगा। तो ये तो होगा लौकिक विग्रह, पंच गावो धनम यस्य, ये लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या करेंगे? पंचन जस गो जस धन सु। पंचन जस, क्योंकि पंच ये बहुवचन का रूप है, बात समझे कि नहीं? गाव ये भी प्रथमा का बहुवचन है, क्योंकि 5 गाय हैं, वो 5 गाय तो उधर भी गाय में बहुवचन है। और धन जो है ये एक ही है, 5 गाय धन है, 5 धन नहीं हो, एक ही धन है वाले हो, इसलिए धन से सुविभक्ति है। तीनों के तीनों प्रथमांत है, बात समझे कि नहीं? तीनों के तीनों क्या है? प्रथमांत है। यद्यपि तत्पुरुष समास में प्रथमांत हमको समानाधिकरण आवश्यक है, धन यदि दूसरा भी होता तब भी चलता, लेकिन धन यदि दूसरा होता तो बहुब्री समास नहीं हो पाता। यदि मान लीजिए धन द्वितीयांत होता तो बहुब्री समास नहीं होता। क्यों? बहुब्री समास केवल प्रथमांतों का होता है, प्रथमांता नाम है बहुब्री, इसलिए तीनों को प्रथमांत कर दिया है। बात समझेगा नहीं? क्योंकि बहुब्री समास केवल प्रथमांत में ही है, इसलिए धन के प्रथमांत होने के कारण गो और पंच को भी क्या कर दिया है? प्रथमांत। पंच और गो समान व्यक्तिंत द्वितीयांत हो सकते थे, तृतीयांत हो सकते थे, लेकिन संभव नहीं, क्योंकि पंच और गो धन के साथ में समस्त हो रहे बहुब्री के रूप में, इसलिए उनका भी प्रथमांत होना आवश्यक है। इसलिए तीनों प्रथमांत है, पंचन भी प्रथमांत है, गो भी प्रथमांत है और धन भी प्रथमांत है। तो पंचन जस गो जस धन सु। तो पहले किससे समास किया हमने? अनेक मन्य पदार्थे से समास कर लिया। समास करने के बाद फिर क्या करेंगे हम? बोले इसमें हो गया उत्तर पद धन, इस धन उत्तर पद के परे रहने पर अब क्या करेंगे? पंच और गो का समास कर लीजिए। उत्तर पद परे रहने पर संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास हो गया। समास करने के बाद क्या किया हमने? विभक्ति इत्यादि चली गई, तो बन गया पंचन गो धन, पंचन गो धन।
अब पंचन में अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद हो जाएगा और नकार का लोप कर दीजिए, तो क्या बन गया? पंचगोधन, पंचगोधन। अब यहाँ पे अग्रिम सूत्र देखिए, गोर तद्धित लुकी, गो अतद्धित लुकी। गो इसमें तत्पुरुष का अधिकार है, गो उसमें विशेषण है, तो अर्थ हो गया गोंत जो तत्पुरुष। गो शब्द है अंत में जिसके ऐसा जो तत्पुरुष समास है उसको कहेंगे गोंत तत्पुरुष। उस गोंत तत्पुरुष से टच प्रत्यय होता है। कैसा प्रत्यय? वो समासांत, समासांत टच प्रत्यय। न तू तद्धित लुकी, यदि तद्धित प्रत्यय का लुक न हुआ हो तो। बात समझे कि नहीं? गोंत जो तत्पुरुष समास है उस गोंत तत्पुरुष से टच नाम का समासांत प्रत्यय होता है, यदि तद्धित संज्ञक प्रत्यय का लुक न हुआ हो तो। अब पंचगोधन में तद्धित संज्ञक प्रत्यय ही नहीं हुआ है तो लुक की कोई संभावना ही नहीं, इसलिए तद्धित का तो लुक नहीं हुआ, ये बात हो गई स्पष्ट। गोंत तत्पुरुष कैसे है? क्योंकि पंच और गो का समास तत्पुरुष समास है। पंच और गो का कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, इसलिए गोंत तत्पुरुष है। तो पंच गो जो शब्द है गोंत तत्पुरुष, उससे हो जाएगा टच प्रत्यय, तो बन गया पंच गो टच धन, पंच गो टच धन। अब टच में बचेगा अ, पंच गो अ, ओ को अब आदेश कर दीजिए, मिला दीजिए, पंच गव धन। अब समासोत्तर जो विभक्ति आएगी प्रातिपदिक होने के पश्चात उसको क्या कर दीजिए? वृत्त विसर्ग कर दीजिए, बन जाएगा पंच गव धना। अब आपके मस्तिष्क में यदि है कि धन शब्द तो नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग होना चाहिए, पंचगव धनम होना चाहिए, लेकिन स्मरण करिए आपने क्या विग्रह किया है? पंचगाव धनम यस्य, अन्य पदार्थ वहां पे कोई है, 5 गाय हैं, धन जिसका कोई व्यक्ति है, पुल्लिंग व्यक्ति है, इसलिए पुंस्त पदार्थ का विशेषण होने के कारण इसमें सुविभक्ति को रुत्व कर दिया है, तो पंचगव धना। तो ये हो गया उत्तर पद परे रहने पर समास। उसी को 1 नंबर पे लिखा है, पंचन जस गो जस धनसु इति अलौकिक विग्रहे पूर्वम माने पहले, अनेक वन्य पदार्थे बहुब्रीहि समास तदनु, उसके ठीक पश्चात तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे चैति तत्पुरुष समासे, फिर प्रातिपदिकत्वात् सुपो धातु इति सुपो लुकी अंतर्वर्ती विभक्तिमाश्रित्य पदत्वात् पंचन इत्यस्य पदत्वात् नलोपे पंचगोधन इति जाते इत्यवस्थायां गो शब्दात् गोर तद्धित लुकीति टची अनुबंध लोपे अवादेशे पंचगवधन इत्यतः प्रातिपदिकत्वात् सौ विभक्तौ अनुबंध लोपे ऋत्वे विसर्गे च पंचगवधन इति सिद्धम। यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये पंचगवधन सिद्ध हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ये दूसरा जो निमित्त था हमारा, उत्तर पद परे रहने पर समास होता है। अब तीसरा निमित्त था हमारा समाहारे वाच्य, समाहार वाच्य रहने पर दिशावाची अथवा संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, जिसका उदाहरण है पंचगवम, आगे आ रहा है। उसके पहले कुछ बातों को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? देखिए पहला सूत्र कह रहे हैं तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय संज्ञा सूत्र है, तीनों प्रथमांत है, इसलिए क्या ये संज्ञा सूत्र है, संज्ञा कर रहा है। बोले समानाधिकरण तत्पुरुष का नाम कर्मधारय है, व्यतिकरण जो तत्पुरुष है उसका नाम कर्मधारय नहीं है। समान विभक्त्यंत जो तत्पुरुष है, समानाधिकरण माने समान विभक्त्यंत, तो समान विभक्त्यंत तत्पुरुष की कौन सी संज्ञा है? कर्मधारय संज्ञा है। तो अभी आपने जो समास पढ़ा सब तो समानाधिकरण में पढ़ा, इसको क्या कहेंगे हम? अब पहले कर्मधारय कहेंगे, इसका नाम तत्पुरुष भी है, इसका नाम कर्मधारय भी है। अब ऐसा नहीं है कि पंचगवधना को हम तत्पुरुष नहीं कहेंगे, तत्पुरुष भी है उसका नाम और उसका नाम कर्मधारय भी है। बात समझे कि नहीं? फिर कह रहे हैं संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो दिगु, ये भी संज्ञा सूत्र है। करें तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इत्यस्मिन् सूत्रे यह त्रिविधा समास उक्त, त्रिविधा माने 3 प्रकार की निमित्त रहने पर जो समास बताया है वो 3 प्रकार का समास नहीं है, अर्थात 3 परिस्थितियों में जो समास बताया है, तद्धितार्थ की विषयता में, उत्तर पद के परे रहने पर
और समाहार के वाच्य रहने पर, इन 3 प्रकार की स्थितियों में जो समास बताया है, उसमें जो संख्या पूर्वक होगा, उसमें जो संख्या पूर्वक होगा उसको हम कहेंगे द्विगु। बात समझे कि नहीं? तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्व। तद्धितार्थ इस सूत्र में उक्त जो 3 प्रकार की इस परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में जो संख्या पूर्वक समास है, उस संख्या पूर्वक समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं। जैसे अब देखिए उदाहरण में, पहला उदाहरण था पूर्वेषु काम समी, ये क्या कह रहे हैं? पौर्वशाला, तो यहाँ पे तो संख्यावाचक शब्द नहीं है। दूसरा उदाहरण क्या दिया था? पंचगवधन, तो इसमें संख्यावाची है। इसका मतलब पंचगवधना का नाम क्या है? द्विगु है। बात समझे कि नहीं? अब ऐसा नहीं, जब द्विगु नाम हो गया तो कर्मधारय भी नहीं कहेंगे इसको, इसका नाम कर्मधारय भी है और इसका नाम तत्पुरुष भी है। बात समझे कि नहीं? तो इसकी 3 संज्ञाएं हो गई। इसको हम तत्पुरुष भी कहेंगे, इसको हम कर्मधारय भी कहेंगे और इसको हम द्विगु भी कहेंगे। बात समझे कि नहीं? वैसे ही आगे जो आ रहा पंचगवम, ये भी संख्या पूर्वक का उदाहरण है, इसलिए ये भी कैसा समास होगा? द्विगु समास होगा। बात समझे कि नहीं? तो बन गया तद्धितार्थ इत्यत्र उक्तः त्रिविधः संख्या पूर्वो द्विगु संज्ञा स्यात्। तद्धितार्थ इस सूत्र में 3 स्थितियों में बताया गया जो समास, यदि वो समास संख्या पूर्वक है तो उसकी द्विगु संज्ञा होती है। फिर दिग्वर्थः द्विगुरेक वचनम, द्विगु एक वचनम भवति। जहां द्विगु समास होता है वहां एक वचन होता है, लेकिन कैसा द्विगु? समाहार द्विगु। बात समझे कि नहीं? द्विगु तो 3 प्रकार का हो सकता है। तद्धितार्थ की विषयता में द्विगु हो सकता है, तद्धितार्थ की विषयता में द्विगु हो सकता है, उत्तर पद परक द्विगु हो सकता है, समाहार वाच्य रहने पर द्विगु हो सकता है, क्योंकि यदि संख्या पूर्व में आ जाए तो सब द्विगु हो जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि द्विगुरेक वचनम जो सूत्र है ये कहता है द्विगु समास यदि समाहार वाला है, समाहार द्विगु है, समाहार वाच्य रहने पर यदि द्विगु समास है तो उस समाहार वाच्य द्विगु समास में ही एक वचन होता है, सर्वत्र नहीं। इसलिए पंचगवधन इत्यादि में ये नियम नहीं लगेगा, ये सूत्र नहीं लगेगा। अतः उसके बाद में दिया द्विगुरेक वचनम, दिग्वर्थ समाहार। दिग्वर्थ जो समाहार है उसको हम एकवत कहते हैं, अर्थात उसमें एक वचन ही होता है। और स नपुंसकम, स माने समाहारे द्विगु द्वंद्वश्च, समाहार में समाहार वाच्य रहने पर द्विगु समास हो अथवा द्वंद्व समास हो उसको भी नपुंसक होता है, उसका भी प्रयोग नपुंसक लिंग में होता है। ये लिंग निर्धारण के लिए सूत्र है। तो समाहारवाची यदि द्विगु समास है अथवा समाहारवाची द्वंद्व समास है, समाहार अर्थ में द्वंद्व समास है, तो वहां पर नपुंसक लिंग ही होता है। अब यहाँ पे द्विगु समास का उदाहरण देखिए। समाहार में क्या हमने कहा? पंचानाम गवाम समाहार, समाहार माने समूह, 5 गायों का समूह। पंचानाम गवाम समाहार माने समूह, तो समाहार कह दिया हमने लौकिक विग्रह में। बात समझे कि नहीं? तो समाहार को वाच्य बता दिया हमने। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? समाहार वाच्य है। तो लौकिक विग्रह में हमने उसको कंट्रवेण पढ़ दिया। अब क्या कर दिया यहाँ पे? अलौकिक विग्रह के लिए पंचन आम गो आम, पंचनाम गो आम दोनों षष्ट्यंत षष्ट्यंत हैं, इसलिए समानाधिकरण है। तो समाहार वाच्य है, यहाँ पे संख्यावाची शब्द है। तो तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे च से संख्यावाची समर्थ सुबंत का समानाधिकरण समर्थ सुबंत के साथ में समास, विभक्ति का लुक कर दीजिए। पंचन गो, पंचन में नकार को लोप कर दीजिए, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके पद हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? पंच गो। अब ये जो समास है ये भी गोंत तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास तो है ही, इसलिए तत्पुरुष होने के कारण इसमें टच हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि इसकी तत्पुरुष संज्ञा न होती तो टच प्रत्यय कैसे होता? गोर तद्दुतिलुकी, गोंत तत्पुरुष से टच होता है, वो ये नहीं कहता गोंत द्विगु से तत्पुरुष होता है, इसलिए इसका नाम तत्पुरुष रखना भी आवश्यक है। क्या समझे कि नहीं? इसलिए गोंत तत्पुरुष है, अथवा क्या हो जाएगा? टच प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पंच गो अ, टच में अ बचेगा, तो ओ को आदेश कर दीजिए पंच गव। अब समासत्वात् एक देश विकृत अनन्यवत सुविभक्ति आई, पंच गव सु एक वचन, क्योंकि द्विगु एक वचनम,
दिग्वर्त समाहार एक वचनम से आता, नहीं तो समाहार 5 गाय हैं तो बहुत बहुवचन आना चाहिए था, लेकिन कह दिया दिग्वर्त समाहार एक वचन आ गया सुविभक्ति। अब बोले सु को हम हो जाए क्या हो जाए, या स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो क्या हो, तो कह दिया सनपुंसकम। समाहार जो दिगु है उसको नपुंसक लिंग हो जाता है, इसलिए सु के स्थान पर क्या हो गया, अम हो गया। तो अम हो गया तो बन गया पंच गव अम, पूर्व से पूर्व कर दिया पंचगवम। तो पंचगवम शब्द का अर्थ क्या है, 5 गायों का जो समाहार है उसको हम कहते हैं पंचगवम। बात समझे कि नहीं? इस तरीके से आपने कर्मधारय के अंतर्गत द्विगु को भी समझा, कर्मधारय को समझा, और त्रिविध जो विषयताएं थी, तद्धितार्थ की विषयता उत्तर पद के परे रहने पर और समाहार के वाच्य रहने पर संख्यावाची और दिशावाची शब्दों का समानाधिकरण समर्थ सुबंतों के साथ में समास होता है, ये चर्चा यहाँ पे आज पूर्ण हुई। और कल तो समानाधिकरण केवल बहुब्री है जिसको हम शुद्ध कर्मधारय कहते हैं, वो कल यहाँ से आगे विशेषण विशेषण बहुलम से शुरू होगा। बात समझे कि नहीं? आज का पाठ यहीं समाप्त होगा।